नमस्कार दोस्तों हम नागरिकता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नागरिकता समाप्ति के प्रकारों के बारे में पढ़ा और किस परिस्थिति में भारत सरकार के द्वारा नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ा। अब दोस्तों इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि भारत के मूल के वह व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हैं, मूल वंश तो उनका भारत से है लेकिन विदेशों में रह रहे हैं, उनकी 3 अलग अलग श्रेणियां बांटी गई हैं। उन श्रेणियों के बारे में हमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विदेशी भारतीयों की श्रेणी। आज विदेशी भारतीयों की श्रेणियां नोट करें जरूर आप इन्हें, मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए नंबर 1 है अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय इन्हें कहा जाता है NIRS। ठीक है, NIRS जिसका बनेगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियंस। नोट जरूर करें, इसकी फुल फॉर्म है जिसे कहा जाएगा अनिवासी भारतीय। दूसरी जो श्रेणी है दोस्तों वो है भारतीय मूल के व्यक्ति, जिसे कहा जाएगा PIO या बात करें पर्सन्स ऑफ इंडिया, पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन्स। उसके बाद जो तीसरा है वो है भारतीय सीमापारिक व्यक्ति या नागरिक, जिसे कहा जाएगा OCI। क्या कहा जाएगा? OCI, जिसका होगा ओरिजिन्स ऑफ और सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये 3 श्रेणियां हैं दोस्तों, विदेशी भारतीयों की 3 श्रेणियां। एक तो है अनिवासी भारतीय जिसे कहा जाएगा NIRS, दूसरा है भारतीय मूल के व्यक्ति जिसे कहा जाएगा PIO, और जो तीसरा है हमारा वो है भारतीय सीमापारिक व्यक्ति जिसे कहा जाएगा OCI। ध्यान रखना, आपको एक एक करके अलग से हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि इनको इसमें शामिल किया जाएगा और कैसे कंपटीशन एग्जाम में इनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों अब इनको अलग अलग खंडों में बांट के हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनिवासी भारतीयों के बारे में। साथ साथ नोट जरूर करें, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए नंबर 1 है अनिवासी भारतीय। निवासी भारतीय जिसे कहा जाएगा NIRS, इसका होगा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन श्रेणी में किन लोगों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों वह व्यक्ति शामिल होंगे इस श्रेणी में जो वर्ष के, साथ साथ नोट करें, वर्ष के 182 दिन किसी दूसरे देशों में, मान लीजिए विदेशों की बात करें, विदेशों में बिताते हैं या विदेशों में रहते हैं, व्यापार के लिए मान लीजिए या अन्य कोई कार्य वंश मान लीजिए, या मान लीजिए भारत सरकार के द्वारा उनको भेजा गया है, कोई नियुक्तियां करके भेजा गया है, तो वो मान लीजिए आप किसी भी परिस्थिति में वर्ष के 182 दिन
किसी दूसरे देशों में व्यतीत करते हैं उनको इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा। आप नोट करना इस बात को। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मान लीजिए हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ कहा जाता है। इनमें जो नियुक्तियां की जाती हैं वह अन्य नियुक्तियां सरकार के द्वारा अन्य नियुक्तियां करके व्यक्तियों को भेजा जाता है दूसरे देशों में, और वो नियुक्तियां प्राप्त व्यक्ति वर्ष के 182 दिन बाहर रह रहे हैं तो वो भी है ना अनिवासी भारतीयों की श्रेणी में उन्हें शामिल किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की नियुक्तियां हैं या अन्य कोई जी नियुक्तियां सरकार के द्वारा करके उन्हें भेज दिया और वो वर्ष के 182 दिन बाहर बिता रहे हैं, तो आपको याद रखना है उनको भी कौन सी श्रेणी में शामिल किया जाएगा, वो अनिवासी भारतीय श्रेणी या NIRS एन शामिल उसे किया जाएगा। ठीक है, नोट जरूर करें, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस संयुक्त राष्ट्र संघ में जो नियुक्त करके भेजे जाते हैं अन्य जो नियुक्तियां हैं उनको किस श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो है अनिवासी भारतीय इन्हें मतदान का अधिकार होगा या नहीं होगा, ये वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें मतदान का अधिकार दिलाने के लिए सरकार के द्वारा, नोट करना, सरकार के द्वारा वर्ष 2011 में अधिसूचना जारी करके और इसे मतदान हेतु पंजीयन का अधिकार दिया गया। पंजीयन का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। आपको बताना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अनिवासी भारतीयों को कब मतदान हेतु पंजीयन का अधिकार दिया गया था, तो आपको बताना है वर्ष 2011। और ऐसा जो हमें देखने को मिलता है फॉर्म संख्या 6A में देखने को मिलता है। फॉर्म संख्या 6A के तहत अगर हम बात करेंगे, अधिसूचना जारी की सरकार ने वर्ष 2011 में और मतदान हेतु पंजीयन का अधिकार दिया गया। किन्हें दिया गया, तो आपको बताना है अनिवासी भारतीयों को यह अधिकार दिया गया था। ये जो पहली श्रेणी है भारतीय मूल के व्यक्तियों की जो विदेशों में रहते हैं जिन्हें शामिल किया जाएगा वो है अनिवासी भारतीय। अब दोस्तों जो अगली श्रेणी है भारतीय मूल के व्यक्तियों की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है हमारी भारतीय मूल के व्यक्ति। नंबर 2 है भारतीय मूल के व्यक्ति, या इन्हें कहा जाएगा PIO। PIO मैंने बताया था आपको, पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिगन्स। ठीक है, इस श्रेणी में इन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस श्रेणी में जो शामिल व्यक्ति हैं उनकी शर्तें क्या है, किस कंडीशन के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो हम बात करते हैं, मान लीजिए वो कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो विदेशों में रह रहा है, विदेशों में निवास कर रहा है। साथ साथ नोट जरूर करें, मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं। विदेशों में रह रहा है, या तो मान लीजिए उस खुद का समय का जन्म यहाँ हुआ वो भारत में, जन्म कहाँ हुआ वो भारत में, खुद का जन्म, या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, उसका खुद का जन्म नहीं है ना, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उसके दादा दादी नाना नानी माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, यह कंडीशन पूरी करता हो, या फिर समय वाली कंडीशन पूरी करता हो, उनको जो शामिल किया जाएगा वो भारतीय मूल के व्यक्तियों में शामिल किया जाएगा या PIO में उन्हें शामिल किया जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उसके दादा दादी का, नाना नानी का, माता पिता का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, और वो वर्तमान में विदेशों में रह रहा है
उनको जो शामिल किया जाएगा वो किस में शामिल किया जाएगा? भारतीय मूल के व्यक्तियों में या PIO में शामिल उन्हें किया जाएगा। और दोस्तों हम बात करेंगे इनका जो विवाह संबंध रखें, इनका जो विवाहित होगा, मान लीजिए भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है और वो विदेशों से शादी करके आया, विवाहित है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, विवाहित, ठीक है। ये कौन सी श्रेणी है? भारतीय मूल के व्यक्तियों की श्रेणी, जिसे PIO कहा जाता है। अब दोस्तों इन व्यक्तियों के लिए जो PIO श्रेणी में आते हैं, इनके लिए एक कार्ड दिया गया है, इन्हें कार्ड जारी किया गया है सरकार के द्वारा। उस कार्ड का नाम है PIO कार्ड, PIO कार्ड। ठीक दोस्तों, ये जो PIO कार्ड जारी किया जाता है, ये इस कार्ड का नाम है भारतवंशी कार्ड। ये जो सरकार के द्वारा जारी की गई इस कार्ड की, वो है 2002 में, याद रखना आपको। ये कार्ड कैसा है या किस प्रकार से इन व्यक्तियों को सुविधाएं दी जाती हैं, वो देखिए आप। PIO कार्ड के बारे में हम जानेंगे। PIO कार्ड के तहत वो विदेशी है या भारतीय मूल का व्यक्ति है, वो 15 वर्ष तक बगैर वीजे, याद रखना है, बगैर वीजा भारत आ सकता है और जा भी सकता है। कितने वर्ष तक की सुविधा है इस कार्ड धारक व्यक्ति के पास? 15 वर्ष तक की सुविधा है। उसके बाद भारत आने के दिन से, भारत आ गया उस दिन से 180 दिन, कितने दिन? 180 दिन वो विदेशी क्षेत्रीय पंजीयन अधिकारी होता है, लिखना आपको, विदेशी क्षेत्रीय पंजीयन अधिकारी से पंजीयन करवा सकता है। क्या करवा सकता है? पंजीयन करवा सकता है। आपको याद रखना है, दो बातें बता रहा हूं मैं। एक तो 15 वर्ष तक क्या कर सकता है? बगैर वीजे के आ जा सकता है। उसके बाद आ गया, आने से 180 दिन बताया है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीयन अधिकारी होता है, अधिकारी से क्या करवा सकता है? अपना पंजीयन करवा सकता है। ये दो सुविधाएं दी गई हैं। कौन से कार्ड के तहत? भारतवंशी कार्ड 2002, और ये PI कार्ड जारी किया गया था। तो PI कार्ड है, इसके तहत उनको सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये जो PIO कार्ड धारक व्यक्ति होते हैं, इन्हें भूमि खरीदने का कोई अधिकार नहीं है। ये भूमि नहीं खरीद सकते हैं, भारत में भूमि नहीं खरीद सकते हैं। नोट करना आप, भूमि नहीं खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए कोई पर्वतारोहण अनुसंधान कार्य है, या हम बात करेंगे कोई मिशनरी कार्य है, मिशनरी गतिविधियां, पर्वतारोहण अनुसंधान कार्य, मिशनरी गतिविधियां, ये अगर जो कार्य करेंगे तो उससे पहले इन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम ये जो कार्य है ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो हमने क्या पढ़ी? ये भूमि नहीं खरीद सकते हैं। उसके बाद में पर्वतारोहण अनुसंधान कार्य और मिशनरी गतिविधियों में अगर ये भाग ले रहे हैं तो उससे पहले सरकार से इन्हें क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी आवश्यक है। और उसके साथ साथ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया है। PIO कार्ड धारक व्यक्तियों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया है, ये आप नोट जरूर करें। कोई इनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं है। ये हमने पढ़ा किसके बारे में? PIO कार्ड धारक व्यक्तियों के। तीसरी जो श्रेणी है इसके बारे में पढ़ेंगे, वो है भारतीय सीमा पारिक व्यक्ति या नागरिक, जिसे कहा जाता है OCI, सिटीजन ऑफ इंडिया। इस श्रेणी में किन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा? आप देखना, नोट करना जरूर। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम
2005 के तहत मैंने आपको बताया था नागरिकता अधिनियम 1955 उसको संशोधित किया गया। कब किया गया? 2005 में संशोधित किया गया। और क्या प्रावधान जोड़ा गया? भारतीय सीमापारिक नागरिकों के बारे में प्रावधान ये जोड़ा गया कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो सभी विदेशों में रहते हैं, सभी विदेशों में, कहने का मतलब देशों की बात कर रहा हूं मैं, कि दूसरे देशों में रह रहे हैं, छोड़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश को, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी विदेशों में रह रहे हैं। सभी का मतलब यहां पर मैं व्यक्तियों से नहीं ले रहा बल्कि देशों से ले रहा हूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को इस श्रेणी में शामिल किया गया। कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया? वो किया गया था भारतीय सीमापारिक व्यक्तियों की श्रेणियों में। और इनको जो नागरिकता उपलब्ध कराई जाएगी होगी विदेशी भारतीय नागरिकता। विदेशी भारतीय नागरिकता। विदेशी भारतीय नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि विदेशों में रह रहे हैं और भारत की भी नागरिकता उनके पास है, तो एक प्रकार से इस नागरिकता को दोहरी नागरिकता की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। दोहरी नागरिकता का मतलब उस देश की भी नागरिकता उनके पास होगी और भारत की नागरिकता भी उन्हें दी जाएगी। तो ये कौन सा होगा? भारतीय सीमापारिक व्यक्तियां OCI इस श्रेणी में शामिल होंगे दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें शामिल किस आधार पर होंगे। देखिए कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। उस समय वह भारत का व्यक्ति था या नागरिक था? उस समय वो भारत का क्या था? नागरिक। 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूं, या उसके पश्चात वो भारत का व्यक्ति था? उसके पश्चात बाद में भारत का व्यक्ति, या भारत का व्यक्ति था नहीं था या नागरिक नहीं था, बात करें तो उसके बाद वो बनने की योग्यता रखता हो, वो भारत का नागरिक बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक हो, या उसके पश्चात वो भारत का नागरिक हो, या उसके पश्चात वो बनने की योग्यता रखता हो, इस प्रकार के व्यक्ति को भारतीय सीमापारिक जो व्यक्ति है इसकी श्रेणी में शामिल किया जाएगा, या उसे OCI कार्ड दिया जाएगा, OCI कार्ड जारी किया जाएगा उसे। लेकिन दोस्तों जो सुविधाएं उपलब्ध होगी OCI कार्ड की, जिस व्यक्ति को दी जाएगी, या विदेशी जो नागरिकता है उनके पास और भारत की नागरिकता है, या बात करें OCI श्रेणी में वो व्यक्ति शामिल है, तो उस कार्ड की जो सुविधाएं हैं न तो उसके बेटा या बेटी को दी जाएगी, न तो उसे उसकी पोती या पोते को दी जाएगी, न उसे नातिन या नाती को दी जाएगी। OCI कार्ड की सुविधाएं इनको नहीं मिलेगी। ओनली फॉर OCI कार्ड की सुविधाएं सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसके पास वो क्या है? भारतीय सीमापारिक व्यक्ति की श्रेणी में उसे शामिल किया गया है। ये जो है उसी को सुविधा मिलेगी, न तो उसको बेटा या बेटी को मिलेगी, न पोता या पोती को मिलेगी, और न नातिन या नाती को ये सुविधाएं मिलेगी। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो 3 श्रेणियां थी, इस क्लास में हम 3 श्रेणियों के बारे में विस्तार से पढ़ा। दोस्तों एक लास्ट और क्लास होगी हमारी नागरिकता की, उसके बाद हमारा नागरिकता का जो टॉपिक है वो हमारा पूरा होगा। उसके बाद जो भारत के संविधान का भाग संख्या 3 है जिसमें हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।